सोचिए अगर किसी कंपनी का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ना सीधे सरकार के टैक्स सर्वर से बात करने लगे, मतलब बिना किसी इंसान के बीच में आए, कोई कीबोर्ड पर डेटा टाइप नहीं कर रहा है, कोई प्रिंट आउट नहीं निकाला जा रहा है, और किसी पीडीएफ फाइल को अटैच करके ईमेल करने का जो पुराना झंझट होता था ना, वो भी पूरी तरह खत्म हो गया है। बिल्कुल, और ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है। सही कहा, मशीनें सीधे मशीनों से संवाद कर रही हैं। आज के इस गहन विश्लेषण में हम ठीक इसी तरह के एक बहुत बड़े और बुनियादी बदलाव पर बात कर रहे हैं। हमारा आज का विषय है संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई का नया इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग सिस्टम, जिसे हम आमतौर पर ई इनवॉइसिंग कहते हैं। और इस बदलाव को सिर्फ एक और नया टैक्स का नियम मान लेना एक बहुत बड़ी भूल होगी। अगर हम यूएई की डिजिटल अर्थव्यवस्था की महत्वाकांक्षाओं को देखें तो ये कदम मतलब व्यापार के पूरे डीएनए को बदलने वाला है। हाँ, ये केवल इस बारे में नहीं है कि बिल कैसे बनाए जाते हैं, ये इस बारे में है कि व्यापारिक लेन देन को कैसे प्रमाणित और ट्रैक किया जाता है। और इस विषय की गहराई को समझने के लिए ना, आज हमने जिन स्रोतों का अध्ययन किया है उनमें यूएई के वित्त मंत्रालय के हालिया आधिकारिक फैसले शामिल हैं। और साथ ही कुछ कई प्रमुख टैक्स और व्यापार सलाहकार फर्मों की विस्तृत टेक्निकल रिपोर्ट्स भी हमने देखी हैं। सही बात है। तो आज का हमारा मिशन इस पूरे विषय से ना, ये जो टेक्निकल जटिलता है उसका पर्दा हटाना है। हम मुख्य रूप से इस बदलाव के 3 सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं को डिकोड करेंगे। पहला, इस सिस्टम को लागू करने की अनिवार्य समय सीमाएं और उनके पीछे का तर्क। दूसरा, इसके बेहद सख्त तकनीकी मानक। और तीसरा, नियम का पालन न करने पर लगने वाले जुर्माने का पूरा ढांचा, जो कि अपने आप में काफी चौंकाने वाला है। बहुत ज्यादा। इस पूरे विषय में सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये तीनों पहलू एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मतलब तकनीकी मानकों को समझे बिना समय सीमा का महत्व नहीं समझा जा सकता। बिल्कुल, और वही समय सीमा को समझे बिना जुर्माने की गंभीरता का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तो शुरुआत सबसे बुनियादी लेकिन सबसे ज्यादा गलत समझे जाने वाले सवाल से करते हैं। ई इनवॉइसिंग का असली मतलब आखिर है क्या? ये एक बहुत ही बढ़िया सवाल है। अक्सर बिजनेस की दुनिया में ये मान लिया जाता है कि अगर किसी ने अपने कंप्यूटर पर वर्ड या एक्सेल में एक बिल बनाया, उसे सेव एज पीडीएफ किया और सामने वाले को ईमेल कर दिया तो हो गई इनवॉइसिंग। हाँ, यही तो लगता है सबको। पर इस गलतफहमी को दूर करने के लिए ना, हमें एक एनालॉजी पर विचार करना होगा। किसी पीडीएफ या स्कैन किए गए बिल को ई इनवॉइस समझना वैसा ही है जैसे किसी इंसान की तस्वीर को देखकर उसे असली इंसान मान लेना। ओह, ये बहुत ही सटीक तुलना है ना? तस्वीर देखने में तो इंसान जैसी लगती है, लेकिन उसमें जान नहीं होती, वो प्रतिक्रिया नहीं दे सकती। पीडीएफ सिर्फ इंसानों के पढ़ने के लिए एक डिजिटल कागज है और कुछ नहीं। सही। इसके विपरीत असली ई इनवॉइस एक ऐसा डेटा है जिसे इंसान नहीं बल्कि मशीनें सीधे पढ़ सकती हैं और प्रोसेस कर सकती हैं। हमने जो कंसल्टेंसी रिपोर्ट्स पढ़ी हैं वो इस बात पर विशेष जोर देती हैं कि पीडीएफ, वर्ड डॉक्यूमेंट या ईमेल का कोई भी साधारण अटैचमेंट ई इनवॉइस की श्रेणी में नहीं आता। तो फिर सरकार जिससे ई इनवॉइस मान रही है, वो आखिर है क्या? वो वास्तव में एक स्ट्रक्चर्ड डिजिटल फॉर्मेट है जिसे मुख्य रूप से XML के रूप में जाना जाता है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। इसका मतलब ये है कि जब एक सिस्टम बिल जनरेट करता है तो वो उसे रंगों, लाइनों या बॉक्स के रूप में नहीं बनाता। अच्छा, तो फिर किस रूप में बनाता है? वो उसे डेटा टैग्स के रूप में जनरेट करता है। तो जब ये फाइल खरीदार के सिस्टम में पहुंचती है ना, तो उस सिस्टम को ये पता लगाने के लिए किसी डेटा एंट्री ऑपरेटर की जरूरत नहीं होती कि टैक्स का अमाउंट कहाँ लिखा है। ओह, मतलब सिस्टम सीधे उस विशिष्ट डेटा टैग को पढ़ लेता है। ये तो बहुत ही प्रभावशाली कॉन्सेप्ट है। यानी कोई टाइपिंग की गलती नहीं, नंबरों को इधर-उधर करने की कोई मानवीय भूल नहीं होगी। बिल्कुल, वही सबसे बड़ा फायदा है इसका। लेकिन इन रिपोर्ट्स में जिस चीज ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा वो है 5 कॉर्नर मॉडल। तकनीकी भाषा में इसे डिसेंट्रलाइज्ड कंटिन्यूअस ट्रांजैक्शन कंट्रोल एंड एक्सचेंज या DCTC मॉडल कहा जा रहा है। हाँ, नाम थोड़ा भारी भरकम है। वही ना, 5 कॉर्नर वाली ये संरचना सुनने में किसी जटिल ज्योमेट्रिकल आकार जैसी लगती है। आखिर ये 5 कॉर्नर काम कैसे करते हैं? इसे एक सप्लाई चेन की सामान्य प्रक्रिया से जोड़कर देखना सबसे आसान है। देखिए, मान लीजिए एक स्टील बनाने वाली कंपनी है जो किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी को माल बेच रही है। ये सप्लायर हमारा कॉर्नर 1 है। ठीक है, कॉर्नर 1 हो गया सप्लायर। परंपरागत तरीके में
कॉर्नर 1 सीधा कंस्ट्रक्शन कंपनी को बिल भेज देता। लेकिन इस नए मॉडल में ऐसा नहीं होगा। कॉर्नर 1 अपने बिल का डेटा अपने एक मान्यता प्राप्त सर्विस प्रोवाइडर को भेजेगा, जिसे अक्रेडिटेड सर्विस प्रोवाइडर या ASP कहते हैं। ये सर्विस प्रोवाइडर हमारा कॉर्नर 2 है। यहाँ मैं ये समझना चाहूंगा कि इस कॉर्नर 2 यानी सर्विस प्रोवाइडर की असली भूमिका क्या है। मतलब क्या ये सिर्फ एक डाकिये या पोस्टमैन की तरह काम कर रहा है जो डेटा को यहाँ से वहां ले जाता है? नहीं, पोस्टमैन से कहीं बढ़कर ये एक ऑडिटर और गेटकीपर की भूमिका निभाता है। कॉर्नर 2 का काम ये चेक करना है कि क्या सप्लायर द्वारा भेजा गया डेटा सरकार के सभी तकनीकी मानकों और टैक्स नियमों पर खरा उतरता है या नहीं। अच्छा, मतलब क्या सारे अनिवार्य फील्ड भरे गए हैं, टैक्स की गणना सही है या नहीं, ये सब? बिल्कुल। अगर सब कुछ पूरी तरह सही है, तभी कॉर्नर 2 उस इनवॉइस को आगे खरीदार के सर्विस प्रोवाइडर के पास भेजता है और खरीदार का ये प्रोवाइडर कॉर्नर 3 कहलाता है। और फिर कॉर्नर 3 उस मान्यता किए गए डेटा को अंतिम खरीदार यानी कंस्ट्रक्शन कंपनी के अकाउंटिंग सिस्टम में डाल देता है, जो कि कॉर्नर 4 हो गया। सही समझे। लेकिन एक मिनट, इस पूरी कहानी में सरकार कहाँ है? अभी तक तो सिर्फ सप्लायर और खरीदार के बीच ही बात हो रही है। ये 5वां कॉर्नर कहाँ गया? यहीं पर इस पूरे मॉडल का सबसे क्रांतिकारी हिस्सा सामने आता है। जब कॉर्नर 2 यानी सप्लायर का प्रोवाइडर कॉर्नर 3 को बिल भेज रहा होता है, ठीक उसी मिलीसेकंड में वो उस बिल का एक और हिस्सा तैयार करता है, जिसे टैक्स डेटा डॉक्यूमेंट कहते हैं। ओह, और ये डॉक्यूमेंट सीधे सरकार के पास जाता है? हाँ, ये सीधे फेडरल टैक्स अथॉरिटी यानी FTA के सर्वर पर भेजा जाता है और यही FTA हमारा कॉर्नर 5 है। इस प्रक्रिया का तार्किक परिणाम तो बहुत ही गहरा है। मतलब इसका ये हुआ कि खरीदार का अकाउंटेंट जब सुबह ऑफिस आकर अपना सिस्टम खोलेगा और वो बिल देखेगा, उससे पहले ही सरकार के टैक्स सर्वर को पता होगा कि रात को 2 बजे एक ट्रांजैक्शन हुआ था। सही बात है। और उसमें कितना टैक्स बना है, ये भी उन्हें पहले से पता होगा। इसके बाद तो व्यापार जगत का वो पुराना बहाना पूरी तरह खत्म हो जाता है। जहां लोग कहते थे कि अरे हमें तो बिल मिला ही नहीं, या शायद ईमेल स्पैम में चला गया होगा। बिल्कुल खत्म हो जाएगा। यही कंटिन्यूअस ट्रांजैक्शन कंट्रोल की असली ताकत है। अथॉरिटी को हर ट्रांजैक्शन की जानकारी रियल टाइम में मिल रही है। डेटा को बदला नहीं जा सकता, बैक डेट नहीं किया जा सकता और ना ही छुपाया जा सकता है। लेकिन मैं वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट और उन टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स को थोड़ा गहराई से देख रहा था और मुझे एक बात सच में खटक रही है। इस XML फाइल के अंदर ना 51 अनिवार्य फील्ड्स, मतलब मैंडेटरी फील्ड्स का जिक्र है। हाँ, 51 फील्ड्स। वेट, 51? एक साधारण से व्यापारिक बिल के लिए इतने सारे डेटा पॉइंट्स, जब हर एक ट्रांजैक्शन सीधे अथॉरिटी के पास जा रहा है और उसमें 51 फील्ड्स हैं, तो क्या इससे देश के IT इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजनेसेस के सर्वर पर बहुत ज्यादा तकनीकी बोझ नहीं पड़ेगा? ये प्रैक्टिकली संभव कैसे है? 51 अनिवार्य फील्ड्स की संख्या सुनकर ये चिंता होना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन अगर हम इसके पीछे की इंजीनियरिंग को समझें तो तस्वीर साफ हो जाती है। ये सारा डेटा किसी कर्मचारी को हर बार कीबोर्ड से टाइप थोड़ी ना करना है। अच्छा, तो ये ऑटोमेटेड होगा? बिल्कुल। ये फील्ड्स ERP या अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की मास्टर डेटाबेस सेटिंग में एक बार मैप कर दिए जाते हैं। और जहां तक बात है इन मानकों की, तो सरकार ने बिल्कुल जीरो से कोई नया सिस्टम नहीं बनाया है। उन्होंने पिंट AE को अपनाया है। हाँ, पिंट AE, ये कैसा नाम है? कोई नया सॉफ्टवेयर है क्या? नहीं, पिंट AE वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय मानक पेपॉल BIS बिलिंग 3.0 का UAE के लिए अनुकूलित यानी कस्टमाइज संस्करण है। पेपॉल एक ऐसा नेटवर्क और मानक है जो यूरोप और दुनिया के कई हिस्सों में पहले से सफलतापूर्वक चल रहा है। UAE सरकार का इसे अपनाना एक मास्टर स्ट्रोक है। मैं इस मास्टर स्ट्रोक वाले हिस्से को थोड़ा विश्लेषित करना चाहूंगा। अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर जर्मनी या सिंगापुर में है और वो UAE में भी काम कर रहे हैं, तो उन्हें UAE के लिए कोई बिल्कुल नया अनोखा सॉफ्टवेयर नहीं बनाना पड़ेगा। सही पकड़े हैं। क्योंकि पेपोल एक ग्लोबल स्टैंडर्ड है, इसलिए वो अपने मौजूदा ग्लोबल सिस्टम को ही थोड़े से बदलाव के साथ UAE के सिस्टम से जोड़ सकते हैं। ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट और व्यापारिक सुगमता के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है ना? ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे मोबाइल फोन की रोमिंग काम करती है। नेटवर्क अलग होने के बावजूद बुनियादी तकनीक एक ही रहती है, जिससे कम्युनिकेशन में कोई बाधा नहीं आती। और अगर हम उन 51 फील्ड्स के अंदर झांकें तो पाएंगे कि वो बहुत ही तार्किक हैं। जैसे कि कुछ उदाहरण दीजिए। उदाहरण के लिए सबसे अहम फील्ड है टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी TIN। रिपोर्ट्स बताती हैं
कि ये टिन असल में कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर यानी TRN के पहले 10 अंक ही होते हैं। इसके अलावा करेंसी कोड, टैक्स की दर और हर एक लाइन आइटम का ऐसा विवरण जो मशीनों के लिए सटीक हो। इसके साथ ही रिपोर्ट्स में API, सुरक्षा और QR कोड जनरेशन पर भी काफी जोर दिया गया है। मुझे लगता है कि यहाँ QR कोड का मतलब किसी वेबसाइट के लिंक से तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण तकनीकी पहलू है। ई-इनवॉइस पर मौजूद QR कोड वास्तव में उस बिल के मुख्य डेटा का एक एन्क्रिप्टेड रूप होता है। ये एक तरह की डिजिटल सील है। मतलब सिक्योरिटी लेयर। हाँ, अगर कोई उस फाइल के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है तो वो QR कोड और डेटा का मिलान फेल हो जाएगा। इसके अलावा API सुरक्षा ये सुनिश्चित करती है कि जब डेटा कॉर्नर 2 से कॉर्नर 5 तक यानी FTA तक इंटरनेट के माध्यम से जा रहा हो तो वो एक सुरक्षित और एन्क्रिप्टेड टनल से होकर गुजरे, ताकि कोई साइबर हमलावर उसे बीच में पढ़ ना सके। बिल्कुल। इसके साथ ही लंबे समय तक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के कड़े नियम ये तय करते हैं कि सारा इलेक्ट्रॉनिक डेटा सालों तक ऑडिट के लिए सुरक्षित रहे। इन सब तकनीकी बारीकियों को समझने के बाद ये स्पष्ट है कि ये कोई ऐसा स्विच नहीं है जिसे रातों रात ऑन किया जा सके। इसके लिए बिजनेसेस को अपने पूरे सिस्टम का ओवरहॉल करना पड़ेगा। हाँ, और ये आसान नहीं होने वाला। इसी वजह से ये जानना बेहद दिलचस्प है कि इस सिस्टम को लागू करने के लिए सरकार ने क्या टाइमलाइन यानी समय सीमाएं तय की हैं। अगर हम इस प्रक्रिया को किसी एनालॉजी से समझना चाहें तो ये किसी पूरे देश के कॉर्पोरेट नेटवर्क के ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करने जैसा है। ये बहुत सटीक तुलना है। आप एक साथ सारे कंप्यूटर्स अपडेट नहीं करते ना। आप पहले सबसे मजबूत और बड़े सर्वर पर इसे टेस्ट करते हैं और फिर धीरे धीरे छोटे सिस्टम्स की तरफ बढ़ते हैं। वही वित्त मंत्रालय के फैसलों में रोल आउट को फेजेस में बांटने के पीछे ठीक यही सोच है। इस बड़े बदलाव की शुरुआत 1 जुलाई 2026 से होगी, जब एक सीमित पायलट प्रोग्राम चलाया जाएगा। ये सिस्टम के दबाव और कार्यक्षमता को जांचने का एक तरीका होगा। और इसके बाद असली रोल आउट कैसे शुरू होगा? मैंने देखा कि रेवेन्यू यानी कमाई के आधार पर कंपनियों को बांटा गया है। हाँ, इस पूरी प्रक्रिया का पहला मुख्य चरण उन बिजनेसेस के लिए है जिसका वार्षिक रेवेन्यू 50 मिलियन दिरहम या उससे अधिक है। इन बड़े खिलाड़ियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेडलाइन है 31 जुलाई 2026। 31 जुलाई 2026, ठीक है। इस तारीख तक उन्हें अपना मान्यता प्राप्त सर्विस प्रोवाइडर यानी ASP नियुक्त करके अथॉरिटी को सूचित करना होगा। समझने वाली बात यह है कि 31 जुलाई 2026 को उन्हें लाइव नहीं जाना है, बल्कि सिर्फ अपना प्रोवाइडर चुनना है। ये सरकार का तरीका यह पक्का करने का कि कंपनियां आखिरी समय का इंतजार ना करें। सही बात है। और इसके ठीक कुछ महीने बाद 1 जनवरी 2027 से इन बड़ी कंपनियों के लिए ई-इनवॉइसिंग पूरी तरह से अनिवार्य हो जाएगी। तो 2027 की शुरुआत बड़े कॉर्पोरेट्स के साथ होगी। लेकिन UAE की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा मध्यम और छोटे व्यवसायों पर निर्भर है, जो 50 मिलियन दिरहम से कम कमाते हैं। उनके लिए क्या योजना है? थोड़ा अतिरिक्त समय दिया गया है। उन्हें 31 मार्च 2027 तक अपना सर्विस प्रोवाइडर चुनना होगा और उनके लिए 1 जुलाई 2027 से ये सिस्टम अनिवार्य रूप से लाइव हो जाएगा। एक बिंदु जो इन रिपोर्ट्स में बहुत स्पष्ट रूप से उभरा है वो ये है कि ये पूरा सिस्टम फिलहाल B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस और B2G बिजनेस टू गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन पर ही लागू हो रहा है। हाँ, ये ध्यान देने वाली बात है। मतलब B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर, सीधे आम ग्राहकों को बेचे जाने वाले सामान पर यह नियम अभी लागू नहीं है। इसका कारण भी साफ है। आम ग्राहक के पास कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं होता जो कॉर्नर 4 की तरह उस डेटा को रिसीव कर सके। बिल्कुल। लेकिन सरकारी संस्थाओं के लिए क्या नियम है? क्योंकि वो भी तो खरीदार होते हैं। सरकारी संस्थाओं यानी गवर्नमेंट एंटिटीज के लिए भी डेडलाइंस तय की गई हैं। उन्हें भी 31 मार्च 2027 तक अपना सर्विस प्रोवाइडर चुनना है और 1 अक्टूबर 2027 तक इस 5 कॉर्नर नेटवर्क का पूरे तरह से हिस्सा बनना है। इन सभी तारीखों को देखते हुए एक बात साफ है कि 2027 के अंत तक UAE का लगभग पूरा व्यापारिक परिदृश्य एक सिंगल इंटरकनेक्टेड डिजिटल नेटवर्क में बदल चुका होगा। लेकिन किसी भी बड़े बदलाव में ना एक व्यावहारिक चुनौती होती है, मानव स्वभाव और कॉर्पोरेट जड़ता। वही तो। कुछ बिजनेसेस ऐसे होंगे जो सोचेंगे कि अरे अभी तो बहुत समय है, हम इसे बाद में देख लेंगे, या IT विभाग का बजट पास होने में देरी हो जाएगी। सरकार ने ऐसे हालत से निपटने के लिए जो पेनल्टी रेजिम यानी जुर्माना व्यवस्था बनाई है, वो किसी भी CFO की नींद उड़ाने के लिए काफी है। और इसके लिए हमें कैबिनेट डिसीजन नंबर
106/2025 का गहराई से विश्लेषण करना होगा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये कैबिनेट डिसीजन 1 जनवरी 2026 से ही प्रभावी हो रहा है। ग्रेट, 2026 से ही? लेकिन सिस्टम तो बाद में मैंडेटरी हो रहा है ना? हाँ, यानी सिस्टम के अनिवार्य होने से काफी पहले ही जुर्माने का कानूनी ढांचा सक्रिय हो जाएगा। सरकार का संदेश साफ है कि अनुपालन में कोई रियायत नहीं दी जाएगी। तो आइए इन जुर्मानों के गणित को समझते हैं। अगर कोई कंपनी सोचती है कि वो तय तारीख के बाद भी पुराने तरीके से बिल बनाती रहेगी, तो उसके लिए क्या वित्तीय जोखिम है? अगर कोई बिजनेस निर्धारित समय सीमा पर इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग सिस्टम लागू करने में विफल रहता है, तो उस पर सीधे 5,000 दिरहम प्रति माह का जुर्माना लगाया जाएगा। 5,000 दिरहम हर महीने? हाँ, और ये कोई एक बार लगने वाला जुर्माना नहीं है। जब तक वो सिस्टम को लागू नहीं कर लेते, ये राशि हर महीने उनके खाते में जुड़ती जाएगी। ये हर महीने का एक बहुत बड़ा फिक्स नुकसान है। लेकिन चलिए मान लेते हैं कि कंपनी ने सिस्टम लगा लिया। अब रोजमर्रा के ऑपरेशन में किसी वजह से, शायद इंटरनेट की समस्या या सर्वर धीमा होने के कारण, ई-इनवॉइस भेजने में कुछ घंटों या एक दिन की देरी हो जाती है। उस स्थिति में क्या होगा? कंटिन्यूअस ट्रांजैक्शन कंट्रोल मॉडल में देरी की कोई गुंजाइश नहीं होती। अगर इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस या क्रेडिट नोट जारी करने में देरी होती है, तो प्रति इनवॉइस 100 दिरहम का जुर्माना तय किया गया है। बाप रे, प्रति इनवॉइस 100 दिरहम? हालांकि बिजनेसेस को पूरी तरह से दिवालिया होने से बचाने के लिए इसकी एक अधिकतम सीमा रखी गई है, जो 5,000 दिरहम प्रति माह है। यानी अगर एक दिन सर्वर डाउन रहा और 50 बिल देरी से गए, तो सीधे 5,000 दिरहम का नुकसान। लेकिन मैंने इस डिसीजन में ना एक और जुर्माने के बारे में पढ़ा, जिसने मुझे सच में हैरान कर दिया। ये सिर्फ पैसे का मामला नहीं है, ये एक तरह का सख्त सर्विस लेवल एग्रीमेंट है जो सरकार ने प्राइवेट कंपनियों पर थोप दिया है। आप उस प्रावधान की बात कर रहे हैं जो सिस्टम में खराबी आने या डेटा से छेड़छाड़ होने पर लागू होता है, वही ना? हाँ बिल्कुल। नियम कहता है कि अगर आपके ई-इनवॉइसिंग सिस्टम में कोई तकनीकी खराबी आती है या कोई डेटा करप्ट हो जाता है और आप तुरंत इसकी सूचना अथॉरिटी को नहीं देते हैं, तो जुर्माना 1,000 दिरहम प्रतिदिन है। 1,000 दिरहम रोजाना का जुर्माना इस बात का सबूत है कि सरकार को इस पूरे नेटवर्क में 100% अप टाइम चाहिए। अगर हम इस नियम के पीछे की सोच को समझें, तो ये पूरी तरह से जिम्मेदारी को शिफ्ट करने का तरीका है। सही कहा आपने। अब कोई कंपनी ये कहकर नहीं बच सकती कि हमारे आईटी डिपार्टमेंट में कुछ सर्वर का काम चल रहा था, इसलिए डेटा नहीं गया। ये केवल टैक्स और फाइनेंस विभाग की चिंता नहीं रह गई है। ये सीधे तौर पर कंपनी के सीटीओ और मैनेजमेंट की जिम्मेदारी बन गई है कि उनका आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर किसी बैंक के सर्वर जितना ही सुरक्षित और सक्रिय हो। ये एक बहुत ही सटीक अवलोकन है। यही कारण है कि टैक्स एडवाइजरी फर्म्स अपनी रिपोर्ट्स में बार-बार इस बात पर जोर दे रही हैं कि ई-इनवॉइसिंग का प्रोजेक्ट सिर्फ एक टैक्स प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि एक बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट है जिसकी तैयारी अभी से शुरू होनी चाहिए। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ पिरोएं, तो हमने देखा कि कैसे 5 कॉर्नर मॉडल व्यापार की गति को बदल रहा है, कैसे 5 फील्ड्स और पेपल मानक मशीन टू मशीन बातचीत को संभव बना रहे हैं, और कैसे 2026-2027 की समय सीमाएं भारी जुर्मानों के साथ एक बहुत ही सख्त अनुशासन ला रही हैं। ये सब सुनकर किसी को भी लग सकता है कि यार ये बिजनेस के लिए सिर्फ कंप्लायंस का एक नया और भारी सरदर्द है। बाहरी तौर पर देखने पर ये एक बोझ ही लगता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हर बड़े तकनीकी बदलाव की तरह इसके भी दीर्घकालिक फायदे उस शुरुआती दर्द से कहीं बड़े हैं। और डेटा इस बात की गवाही देता है। स्ट्रोटन में मौजूद अध्ययन बताते हैं कि ई-इनवॉइसिंग को पूरी तरह और सही ढंग से लागू करने पर इनवॉइस प्रोसेसिंग की लागत में लगभग 66% तक की भारी कमी आ सकती है। 66%? हाँ, ये कोई छोटी मोटी बचत नहीं है। 66% की बचत इसलिए हो रही है क्योंकि आपको बिल की जांच करने, उसे एंटर करने, स्पेलिंग की गलतियां सुधारने या खोए हुए बिलों को वापस मांगने में समय और पैसा बर्बाद नहीं करना पड़ रहा है। इसके साथ ही मैक्रो इकोनॉमिक स्टार पर देखें तो इसका सबसे बड़ा प्रभाव वैट धोखाधड़ी को रोकने पर पड़ेगा। जब हर एक इनवॉइस का डेटा रियल टाइम में अथॉरिटी के पास पहुंच रहा है और क्यूआर कोड से प्रमाणित हो रहा है, तो फेक बिलिंग या टैक्स चुराने के पुराने तरीके पूरी तरह से बेअसर हो जाएंगे। इससे एक ऐसा पारदर्शी माहौल बनेगा जहां हर बिजनेस समान नियमों के तहत काम करेगा। ये पूरे इकोसिस्टम का एक ऐसा अपग्रेड है जो व्यापार को साफ सुथरा और तेज बना देगा। इस विस्तृत विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार सामने आता है जो भले ही सीधे तौर पर इन आधिकारिक दस्तावेजों में ना लिखा हो, लेकिन वो इस 5 कॉर्नर मॉडल का सबसे बड़ा तार्किक परिणाम लगता है।
वो क्या? सोचिए, जब भविष्य में व्यापार का हर एक इनवॉइस, हर एक क्रेडिट नोट और हर एक लेन देन रियल टाइम में सीधे फेडरल टैक्स अथॉरिटी के सर्वर पर दर्ज हो रहा होगा, तो क्या आने वाले कुछ सालों में टैक्स रिटर्न फाइल करने का पूरा कॉन्सेप्ट ही खत्म नहीं हो जाएगा? ओह, ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। टैक्स रिटर्न वास्तव में एक रिपोर्ट कार्ड होता है जो हम महीने या तिमाही के अंत में सरकार को देते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब सरकार के पास सारा हिसाब किताब, हर एक रुपया जो बिजनेस में आया और गया, पहले से ही उनके सर्वर पर रियल टाइम में मौजूद है, तो हम महीने के अंत में उन्हें क्या बताएंगे जो उन्हें पहले से नहीं पता? सही बात है, उनके पास तो सब कुछ है पहले से। क्या ऐसा नहीं होगा कि भविष्य में टैक्स रिटर्न खुद ब खुद तैयार हो जाएंगे और व्यवसाय मालिक को बस अपने पोर्टल पर जाकर एक अप्रूव बटन दबाना होगा? ये विचार ऑडिट और कंप्लायंस के भविष्य की एक पूरी तरह से नई तस्वीर पेश करता है। ग्लोबल स्टार पर जहां भी कंटिन्यूअस ट्रांजैक्शन कंट्रोल लागू हुआ है, वहां का अंतिम लक्ष्य इसी फ्रिक्शनलेस यानी घर्षण रहित टैक्स व्यवस्था तक पहुंचना है। तो इसी विचारों तेजक संभावना के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। वो पुरानी कागजों वाली फाइलिंग कैबिनेट जिसके बारे में हमने शुरुआत में सोचा था ना, वो अब सच में इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रही है। उसकी जगह एक अदृश्य, सुरक्षित और रियल टाइम डेटा नेटवर्क ने ले ली है। इस बदलाव से डरने के बजाय इसके लिए अपने आईटी और फाइनेंस सिस्टम्स को तैयार करना ही सबसे अच्छी रणनीति है। जो लोग चर्चा सुन रहे हैं, उन सभी को जुड़ने के लिए धन्यवाद। सीखते रहिए और भविष्य के इस नए डिजिटल ढांचे के लिए तैयार रहिए।